नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं ईवीएस यानी पर्यावरण। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारी डेली लाइव क्लासेस चल रही थी, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यूज़ के कारण आज 3 दिन तक अभी लाइव क्लासेस नहीं आपको मिल पाएंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी न किसी माध्यम से आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साइन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों यदि आपने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के नोट्स यदि परचेस नहीं किए हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, जो आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक हम पहला देखेंगे। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? आपको ये बताना है कि जो आपके विद्यालय में मिड डे मील मिलता है, जो लंच मिलता है, दोपहर का भोजन होता है, उसमें सबसे प्रासंगिक कौन सा है? यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है? नहीं करता है, क्योंकि देखिएगा जो बर्बाद शब्द है ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए आंसर नहीं होगा। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जब लेना देना शब्द आ गया ये आपका नेगेटिव शब्द है, और नहीं भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये भी आंसर आपका नहीं होगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है, यानी जब आपका अवसर आ जाता है तो वो ऑप्शन आपका 99% आंसर सही होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर सही होगा। और ये आंसर इसलिए सही होगा दोस्तों, क्योंकि जो आपका मिड डे मील है यह बच्चों के लिए, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं उन सभी के लिए आहार और पोषण के अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिससे जो बच्चे होते हैं पोषणहीनता से बचाया जा सके। बच्चों को, जैसे कहते हैं बच्चे कुपोषित हो गए हैं, उनको काफ़ी परेशानी हो गई, उनके शरीर अच्छे नहीं हैं, उनको कभी तकलीफ हो रही, कुछ भी हो रही, तो उनको कुपोषण से बचाया जा सके, पोषणहीनता से बचाया जा सके, इसलिए ऑप्शन हमारा थर्ड आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी साथ में अपने आंसर देते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अब आप समझ रहे होंगे बोझ के बिना मतलब ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। देखिएगा पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ स्कूल बैग का कम वजन, स्कूल बैग का कम वजन आसान है, क्योंकि एक बैग में यदि मान लिया कि 10 बॉक्स हैं और बच्चा एलकेजी में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कि उस बच्चे के वजन से ज़्यादा उसको किताबों का भार है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ेगा, बच्चा उसमें रुचि नहीं दिखा पाएगा। इसलिए इनका कहने का एक ही तात्पर्य है कि जो स्कूल बैग का वजन कम करना जरूरी है। बोझ के वजन से तात्पर्य ये है कि आपके स्कूल बैग का वजन कम करें, आपकी पाठ्य पुस्तकें कम दें, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें और आसानी से समझ सकें। और इस शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षण में पाठ्यक्रम और उसकी पुस्तकों में ऐसा समायोजन है कि उन बच्चों के बीच भी समायोजन हो सके, जिससे बच्चे उस चीज़ का दबाव महसूस ना कर सके कि हमारे पास इतनी ज़्यादा पुस्तकें हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने हैं, उनको मानसिक तनाव ना रहे। बच्चे कम पुस्तकें रहेंगी तो आसानी से समझ पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे। इसलिए बच्चे क्या होगा, कम पुस्तकें रहेंगी तो उसके अनुकूल, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल पाएंगे। तो ऑप्शन आपका सेकंड आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी यदि आपको दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। नेक्स्ट है आपका कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? जब आप ईवीएस की कक्षा यानी पर्यावरण की कक्षा है, उसमें बच्चों के समूह में सीखने का उद्देश्य क्या है? छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ये बात सही है क्या? लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, ऐसा है? कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, या फिर सहयोग के मूल्यों को लागू करना और एक साथ काम करने के लिए बच्चों को या प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो देखिएगा जब वर्कलोड की बात आ रही थी तो वर्कलोड आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आंसर नहीं होगा। लड़के और लड़कियों में अलग अलग, जब अलग अलग शब्द आता है तो आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए आंसर नहीं होगा। और सेम इधर पे अलग करना शब्द आ गया, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ आंसर आपका सही होगा, क्योंकि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का उद्देश्य बच्चों में सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने की प्रति प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने के सक्षम बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि समूह में सीखने से बच्चों में वर्कलोड कम होता है, साथ ही वे सीखने के प्रति प्रेरित होते हैं, जिससे बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इसलिए हमारा फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आपका बाला का पूरा रूप क्या है? ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन है, या मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट है, या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल है, या फिर आपका अधिक सहायक के रूप में बिल्डिंग है। तो इसका जो सही आंसर होगा, मैं आपको ध्यान रखिएगा, इसका एक्चुअल में जो सही आंसर वो क्या है? बाला। बाला का अर्थ होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसका अर्थ होता है क्या? VUILDING, बिल्डिंग एज, AS और क्या है? लर्निंग एड्स, AID, लर्निंग एड। इसका मतलब है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है, यानी यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का एक ही महत्वपूर्ण तत्व है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल है, और यह अधिगम के क्षेत्र में जो शिक्षक कार्यों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अलावा ध्यान रखना, शिक्षण कौशल, शिक्षण वातावरण, पाठ्य सामग्री, नवीन सीखने के तरीकों आदि को में यह सहायक होता है। इसलिए क्या होगा? हमारा ऑप्शन थर्ड आंसर सही होगा। क्या रहेगा? अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। इसका कभी कभार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो वो क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। चलिए नेक्स्ट है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह कथन है अंधविश्वासी है, मिथक है, या वैज्ञानिक है, या रूढ़िवादिता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात ऐसी है कि जो महिलाओं को ऐसा सोचते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, तो पहली बात तो क्या? रूढ़िवादिता है, रूढ़िबद्ध धारणा है, लोगों की सोच है, ऐसी उनकी मानसिकता बनी समाज में कि महिलाएं कमज़ोर होती, महिलाएं कुछ कर नहीं सकती, और उन्हीं की सोच के कारण आज महिलाएं आगे नहीं हो पा रही। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज शिक्षा का दौर है। शिक्षा के दौर में लड़कियाँ भी काफ़ी भागीदारी ले रही हैं, काफ़ी हिस्सेदारी ले रही हैं और अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, तो इसलिए लेना भी चाहिए और अच्छी बात है। तो वैसे महिलाएं काफ़ी काम अच्छा करती हैं, उनको स्वतंत्रता का अधिकार देना चाहिए, पहले ऐसा नहीं था। तो ये रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, बट महिलाएं आज भी बेहतर काम कर सकती हैं लड़कों की अपेक्षा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए नेक्स्ट, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? ये जो आपको बताना है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो ध्यान रखना, भारत के बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति उत्तर पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम है ना? इसकी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका? फोर्थ आंसर इसमें सही होगा। ठीक है, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि जो आपका जम्मू कश्मीर है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य है, और जिसका अधिकांश भाग कहाँ है? हिम है, घाटियों से है, आच्छादित, हिम घाटियों से आच्छादित है, और इसकी राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, इस बात का और ध्यान रखना। और गोवा पश्चिमी तटवर्ती के राज्य के रूप में महाराष्ट्र के नीचे स्थापित है, व्यवस्थित है, और इसकी राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। यहाँ सबसे बड़ा गिरजाघर मौजूद है यदि गोवा में, और यहाँ पर विकल्प नंबर हमारा फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आज लाइव क्लास नहीं ले पाए, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को अब क्या कर सकते हैं, इसी माध्यम से कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका नुकसान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? जो बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो सबसे ज़्यादा धीमी किस स्थिति में होती है? तो सतह के क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, जब दोनों में कमी होती तो हमारा यहाँ पर क्या होता है? बाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर सही होगा। लेकिन कैसे होगी? यानी कहते हैं कि जब सतह क्षेत्र और तापमान, जो सतह क्षेत्र होता है और तापमान दोनों में कमी कब होगी? ऐसा है कि द्रव्य से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। याद रखना, जो द्रव्य होता है, द्रव्य जब हमारा क्या होता है एक्चुअल में? बाष्पीकरण होता है, प्रक्रिया जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? द्रव्य पानी जो गैस में परिवर्तन होता है उसको हम बाष्पीकरण कहते हैं। और जब सतह का क्षेत्र बड़ा होता है तो तापमान और अधिक कम हो जाता है ना? कम और अधिक हो जाता है, इसी स्थिति में क्या होता है? बाष्पीकरण होता है। तो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? ग्राफिक कौशल है, दिशात्मक कौशल है, चित्र कौशल है, या स्थितीय कौशल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने का
या समझने की क्षमता चित्रण कौशल कहलाती है। क्षमता चित्रण कौशल कहलाती है। किस क्या कहते हैं इसको? क्षमता चित्रण कौशल कहलाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड आंसर सही होगा, जिसको हम मैपिंग स्केल कहते हैं। ठीक है। ओ चलिए नेक्स्ट, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने की पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं बता दूं। एक्चुअल में इसकी जो सिफारिश की गई थी सन एनसीएफ 2005 द्वारा की गई थी, और इसको जब लागू किया गया था वो एनसीएफ 2005 द्वारा किया गया था। सन 2000 द्वारा इसका क्या सिफारिश की गई थी? तो ऑप्शन हमारा फोर्थ आंसर सही होगा। और यदि इसको लागू करने की बात कही जाए तो एनसीएफ 2005 द्वारा इसको लागू किया गया था। ठीक है। चलिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? स्थानांतरित खेती का मतलब तो ध्यान रखना क्या होता है। स्थानांतरित खेती का मतलब होता है झूम खेती। ठीक है। झूम खेती वो खेती होती है जो हमारी स्थानांतरित होती है। अब वो कैसे होती है उसको ध्यान रखना। जो भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन होता है वो कहाँ होता है? हमारे उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, मतलब ऑप्शन सेकंड आंसर सही होगा। लेकिन स्थानांतरित खेती को मैं पहले बता चुका कि झूम खेती कहते हैं, और यह झूम खेती कहाँ होती है? पर्वतीय क्षेत्रों में होती है और आदिवासी क्षेत्रों में होती है। ठीक है। इसको हम जनजातीय कृषि भी कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। अब देखिएगा, इधर पे अलग करने की बात आ रही, तो आपको इस बात को समझना होगा कि अलग करते हैं, ये बात सही है क्या? दूसरी, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बांध होते हैं जो टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करते, ये बात सही है क्या? ये जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। बांध स्वदेशी लोगों को, मतलब अपने देश के लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये बात गलत है। यहाँ पर सत्य नहीं बताना है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट आंसर सही होगा। किसी बुक में सेकंड आंसर सही दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारी जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन गैसेस है, मतलब ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा। ये सारी गैसेस हमारी क्या है? मीथेन गैसेस हैं। ठीक है, सॉरी, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और एक बात और इसमें ध्यान रखना, वो भी मैं बता देता हूँ। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ध्यान रखना हमारे मीथेन गैस होती है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड भी क्लोरोफ्लोरो गैस होती है, सॉरी ग्रीन हाउस गैसेस होती है ना। चलिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं इसलिए नहीं होते हैं, या ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियों में होती है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, और ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली या कम होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भारत में ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में भी होते हैं, ऑप्शन थर्ड आंसर भी सही है। और ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट आंसर भी सही है। जब आपको ये दोनों आंसर मिले साथ में तो सबसे पहली प्रायोरिटी हम थर्ड आंसर को देंगे, थर्ड ऑप्शन को। थर्ड ऑप्शन सही होगा। यदि जब दोनों ऑप्शन नहीं है और एक पहला ऑप्शन दिया है या कोई थर्ड आंसर दिया है तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी हम अभी थर्ड को देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ताजमहल के पीले होने के लिए कौन सा कारक है? क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर? तो इसमें ध्यान रखना, आपका ताजमहल के पीले होने का जो प्रमुख कारण वो वायुमंडल की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन हमारा थर्ड आंसर सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्यों है? क्योंकि इस विषैली गैस की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई, ध्यान रखना, मथुरा की रिफाइनरी से होती है। जो मथुरा की रिफाइनरी, मथुरा में एक रिफाइनरी है, यह गैस क्या होती है? वायुमंडल की विषैली गैसों का निर्माण करती है, और इस गैस में अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर
गिरकर उनको प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड आंसर सही होगा। अब देखो, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, सामूहिक चर्चा करना, पोस्टर बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ध्यान रखना, इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर सही होगा, क्योंकि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो ऐसा करने से सबसे उपयुक्त रणनीति बच्चों को एक पौधे को अपनाने और उसको पोषित करने में मदद करना होगा। ऐसा करने से बच्चों के द्वारा उनके कार्य में रुचि आएगी और उनका मन लगेगा और एक दूसरे सहयोग की भावना आएगी और उनको प्रेरित भी होंगे उस पेड़ के संरक्षण से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट आंसर सही होगा। ये देखो, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा समझ लेना। क्वेश्चन पढ़ लेते पहले तो। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, प्रासंगिक नहीं है? इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। ये बात सही है। इसमें समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान हुआ। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर होगा एक्चुअल में फोर्थ आंसर। इसमें फोर्थ आंसर इसलिए होगा क्योंकि अभय द्वारा अपने छात्रों से उन बीमारियों के समूह के सर्वेक्षण कराने में समुदाय व बच्चों को उन बीमारियों को समझने में मदद भी मिली है जिनसे वे पीड़ित थे। ठीक है, इससे समुदाय के मध्य बातचीत का अवसर भी मिला। ये बात भी सही है। इतना ही नहीं, बच्चों के वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद भी मिली। ये सही है। इस प्रकार नव चेतना भी लोगों के मध्य कायम की, किंतु बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में वो सक्षम नहीं बनाया। अतः दिया गया विकल्प हमारा फोर्थ सही होगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है कि ऑप्शन क्या होगा? उसने नहीं है। तो क्या होगा? देखो, ये तीनों चीज़ें तो बात सही है, क्योंकि समुदाय और बच्चों को मदद भी मिल सकती है। यहाँ पर डाटा हैंडलिंग समझने के साथ में सक्षम बनाया, ये आंसर गलत है। ठीक है, अब ये हमारी बात यहाँ पर फिनिश हो गई है। और यदि आपने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए एनसीईआरटी पर बेस्ड नोट्स नहीं मंगाए हैं, तो आप अपनी सफलता तय करना चाहते हैं, तो आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के नोट्स दिए गए नंबर 9117555039 पर अपना नाम और अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। नोट्स आपके बुक हो जाएंगे। 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँच जाते हैं। तो आप अभी मंगा लें, देर मत कीजिएगा, क्योंकि समय कम है।